नमस्ते, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक नाट्य। लोक नाट्य का तात्पर्य है नाटक से। सामान्य जन के द्वारा, आम लोगों के द्वारा जिन नाटकों का मंचन संगीत और नृत्य के साथ में किया जाता है उन्हें लोक नाट्य कहा जाता है। अपने राजस्थान में कई सारे लोक नाट्य हैं, जैसे ख्याल, रम्मत, रामलीला, रासलीला, गवरी, तमाशा, नौटंकी। तो कई प्रकार के लोक नाट्य किए जाते हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जिस लोक नाट्य के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ख्याल। ख्याल का शाब्दिक अर्थ खेल से होता है। इसमें जो अभिनय किया जाता है वो खेल के नाम से जानी जाती है। ख्याल में ऐतिहासिक और पौराणिक जो स्थानीय कहानियाँ होती हैं उनकी संगीतबद्ध अभिनय किया जाता है। उनकी प्रस्तुति जो होती है वो संगीतबद्ध होती है। और एक विशेष बात जो ध्यान रखने की है वो ये कि ख्याल का जो सूत्रधार होता है, जो डायरेक्टर होता है, नरेटर होता है, वो हलकारा के नाम से जाना जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हलकारा होता है ख्याल का सूत्रधार। पहली जो ख्याल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कुचामणी ख्याल। कुचामणी ख्याल नाम से ही पता चल रहा है कि नागौर का जो कुचामण क्षेत्र है वहाँ की ख्याल है ये। और कुचामणी ख्याल को शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो लच्छी राम जी को दिया जाता है। लच्छी राम जी के साथ ही उगम राज जी हैं जो कि कुचामणी ख्याल के मुख्य कलाकार हैं। एक विशेष बात ये कि कुचामणी ख्याल में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। और जो महिला पात्र होते हैं वो भी पुरुषों के द्वारा ही निभाए जाते हैं। कुचामणी ख्याल जो होती है वो ओपेरा म्यूज़िक की तरह होती है। तो ये कुचामणी ख्याल के बारे में कुछ विशेष बातें हैं। दूसरी ख्याल है जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल जयपुर की है और जयपुर में जो गुणीजन खाना के कलाकार हैं उनके द्वारा इस ख्याल की प्रस्तुति दी जाती है। जयपुरी ख्याल के बारे में ये विशेष बात है कि इसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं और इसमें ख्याल में नए नए प्रयोग किए जा सकते हैं। इसमें जो कहानियाँ होती हैं उसमें कुछ चीज़ें वो अपने नए प्रयोग कुछ और ऐड करना होता है तो उसको भी वो जोड़ सकते हैं। इसमें ये लचीलापन है, इसमें ये उदारता बरती गई है। और जयपुरी ख्याल के बारे में हमने देखा कि गुणीजन खाना के कलाकार इसमें हिस्सा लेते हैं। तो गुणीजन खाना क्या है? गुणीजन खाना जो जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह थे उन्होंने 22 विद्वानों को संरक्षण देने के लिए एक ये गुणीजन खाना बनाया था। और ये 22 जो विद्वान थे वो संगीत, नृत्य, नाट्य आदि में भाग लेने वाले कलाकार होते थे। तो इन 22 विद्वानों को गंधर्व बाईसी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन गुणीजन खाना के कलाकारों द्वारा जयपुरी ख्याल का प्रदर्शन किया जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अगली जो ख्याल है वो है शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी ख्याल जो है ये विशेष रूप से झुंझुनू का जो चिड़ावा क्षेत्र है वहाँ पर एक नानू राम जी नाम के कलाकार हुए हैं, उन्होंने शुरू की थी। नानू राम जी जो हैं वो मुस्लिम थे, लेकिन मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने हिंदू जो कहानियाँ हैं, हिंदू जो ख्याल है उनका मंचन किया था। नानू राम जी के बाद में यहाँ दुलिया राणा प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं और दुलिया राणा के बाद में उनके बेटे सोहन लाल के बेटे बंसी और उनके परिवार के अन्य लोग जो हैं वो इस ख्याल के मुख्य कलाकार माने जाते हैं। शेखावाटी ख्याल के बाद में हम देखेंगे कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल जो है ये राजस्थान, पूर्वी राजस्थान जो है, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और दौसा जैसे ज़िले जो हैं इनमें कन्हैया ख्याल का प्रदर्शन किया जाता है, नाटक किया जाता है ये। और कन्हैया ख्याल के बारे में विशेष बात ये है कि इसका जो सूत्रधार होता है, इसका जो नरेटर होता है वो मेड़िया कहलाता है। वैसे ख्याल का जो सूत्रधार होता है वो हलकारा कहलाता है, लेकिन कन्हैया ख्याल के बारे में ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि इसका सूत्रधार मेड़िया कहलाता है।
और इसमें जो कहानियाँ होती हैं उन कहानियों को कहन कहा जाता है। ये कन्हैया ख्याल जो है ये पहले मीणा समुदाय ने शुरू की थी, तो मीणा समुदाय का नाम कन्हैया ख्याल के साथ जुड़ा हुआ है। कन्हैया ख्याल के बाद में हम देखेंगे भेंट के दंगल। भेंट के दंगल धौलपुर के 2 क्षेत्र हैं, बाड़ी और बसेड़ी, वहाँ पर इस नाटक का मंचन किया जाता है। अगली ख्याल है ढप्पाली ख्याल। ढप्पाली ख्याल अलवर में लक्ष्मणगढ़ जो क्षेत्र है और भरतपुर, इन 2 ज़िलों में ढप्पाली ख्याल जो नाटक है वो किया जाता है। और इस ख्याल का नाम ढप्पाली इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें डफ वाद्य यंत्र बजाया जाता है, इसलिए इस ख्याल को ढप्पाली ख्याल के नाम से जाना जाता है। अगली है हेला ख्याल। हेला ख्याल दौसा का लालसोट क्षेत्र और सवाई माधोपुर में विशेष रूप से किया जाता है और इसमें बम यानी कि नगाड़ा और नौबत बजाई जाती है वाद्य यंत्र के रूप में। और हेला ख्याल का नाम हेला रखने के पीछे कारण ये है कि इसमें जब ये नाटक शुरू होता है तो इसमें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई जाती है, जिसको कि हम स्थानीय भाषा में हेला देना कहते हैं। तो ज़ोर से हेला देने के कारण ख्याल का नाम भी हेला ख्याल हो गया। अगली ख्याल है अली बख्श ख्याल। अली बख्श ख्याल जो है ये अलवर का मुंडावर क्षेत्र है और वहाँ एक नवाब हुआ करते थे, नवाब अली बख्श, जो कि अलवर के रसखान कहे जाते हैं। अपने को सबको पता है कि रसखान जी जो हैं वो कृष्ण जी के भक्त थे और कृष्ण भक्ति में उन्होंने खूब सारा विख्यात काव्य लिखा है। वैसे ही ये जो नवाब अली बख्श थे ये भी भगवान कृष्ण पर कविताएं लिखा करते थे और भगवान कृष्ण की जो कहानियां हैं, कथाएं हैं, उनका जीवन लीला जो है उसके ऊपर ये नाटक का मंचन करवाया करते थे, नाटक करवाया करते थे। तो ये ख्याल जो है वो अली बख्श ख्याल के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई। अली बख्श ख्याल के बारे में एक बात अपने को ये ध्यान रखनी है कि यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है अलवर के मुंडावर क्षेत्र की, अहीर वाटी और राठी भाषा, तो इसी भाषा में ये ख्याल जो है वो खेली जाती है, नाटक किया जाता है, अहीर वाटी और राठी भाषा में। अगली ख्याल है तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल जो है ये मेवाड़ क्षेत्र और मेवाड़ के साथ ही एमपी का लगता हुआ क्षेत्र है चंदेरी। तो चंदेरी और मेवाड़ क्षेत्र जो है वो तुर्रा कलंगी ख्याल के लिए प्रसिद्ध है। ये ख्याल लगभग 400 वर्ष पूर्व मेवाड़ में तुकनगीर और शाह अली नाम के 2 कलाकार थे, उनके द्वारा शुरू की गई है। तुकनगीर शिवजी का रोल प्ले किया करते थे और शाह अली पार्वती का। तो उसी से पता चलता है कि तुर्रा कलंगी ख्याल में शिव और पार्वती की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तुकनगीर जो है वो भगवा रंग का झंडा लिए रहते हैं हाथ में और शाह अली जो हैं उनका झंडा हरे रंग का है। और इसमें जो नाटक किया जाता है तो उसमें मंच की सजावट भी विशेष रूप से आकर्षण का एक केंद्र है। और तुर्रा कलंगी ख्याल के अंतर्गत जो भी संवाद बोले जाते हैं वो गम्मत के नाम से जाने जाते हैं। और एक विशेष बात ये कि इस ख्याल में दर्शकों की भी भागीदारी होती है, बीच बीच में संवाद दर्शकों से भी बुलवाए जाते हैं। इस ख्याल का नाम तुर्रा कलंगी ख्याल होने के पीछे कारण ये है कि एक बार चंदेरी के दरबार में प्रदर्शन हो रहा था। तुकनगिरी और शाह अली जो हैं वो अपने नाटक का प्रदर्शन कर रहे थे। तो राजा जो हैं चंदेरी के, वो इनकी इस नाटक से इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, इतना उनको पसंद आ जाता है कि वो अपनी पगड़ी में से तुर्रा निकाल के तुकनगीर को दे देते हैं और कलंगी निकाल के शाह अली को देते हैं। तो तब से ही इस ख्याल का नाम ही तुर्रा कलंगी ख्याल हो जाता है। अभी वर्तमान में जो चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा और घोसुंडा क्षेत्र हैं वो इस ख्याल के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। इसके अलावा नीमच क्षेत्र भी तुर्रा कलंगी ख्याल के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है। तुकनगीर और शाह अली के बाद इस ख्याल को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो सहेड़ू सिंह और हमीद बेग को दिया जाता है। तो तुर्रा कलंगी ख्याल के साथ तुकनगीर, शाह अली, सहेड़ू सिंह और हमीद बेग ये नाम विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। ये तुर्रा कलंगी ख्याल के पर्याय माने जाते हैं।
इनके बाद इस ख्याल को प्रसिद्धि दिलाने में और आगे इसका मंचन करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले जो कलाकार हैं उनके नाम हैं ओंकार सिंह, ताराचंद, जय दयाल और चेतराम। तो ये हो गई अपनी ख्याल। तो ख्याल देखिए कौन कौन सी प्रसिद्ध हैं। एक तो कुचामणी ख्याल, जयपुरी ख्याल, शेखावाटी ख्याल, कन्हैया ख्याल, भेंट के दंगल, ढप्पाली ख्याल, हेला ख्याल, अली बख्श ख्याल और तुर्रा कलंगी ख्याल। ये ख्याल अपने को ध्यान रखनी है। ख्याल के बाद में अगला जो लोक नाट्य हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नौटंकी। नौटंकी जो है ये मथुरा में एक हाथरस क्षेत्र है, तो उस हाथरस क्षेत्र से शुरू हुई है, इसीलिए बाद में इसमें जो नाटक का मंचन किया जाता है वो शैली जो है वो हाथरस शैली कहलाती है। तो हाथरस शैली का संबंध किस लोक नाट्य के साथ है? नौटंकी के साथ है। और अपने राजस्थान में जो भरतपुर ज़िला है वो नौटंकी के लिए विशेष रूप से विख्यात है। यहाँ पर नौटंकी का प्रदर्शन सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, मथुरा से भरतपुर नौटंकी लाने का जो श्रेय है वो भूरी लाल जी को जाता है। भूरी लाल जी मथुरा से नौटंकी ये जो नाटक है, ये कला है, इसको भरतपुर लेकर आए थे और बाद में इसके कलाकार गिरिराज प्रसाद ने इस कला को, इस नाट्य कला को आगे बढ़ाया। नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, 9 प्रकार की टंकार होती है, 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों से, इसीलिए इसका नाट्य का नाम नौटंकी पड़ गया। अच्छा, नौटंकी में भी महिलाएं और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। तो ये बातें अपने को नौटंकी के बारे में ध्यान रखनी है कि एक तो ये हाथरस क्षेत्र से आया है, इसलिए इसकी शैली हाथरस हो गई। भरतपुर नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है और भूरी लाल जी जो हैं वो हाथरस से भरतपुर लेकर आए थे इस कला को और बाद में गिरिराज प्रसाद जी ने इस कला को आगे बढ़ाया। ये हो गई नौटंकी नाट्य। इसके बाद में जो लोक नाट्य हम देखेंगे वो है तमाशा। तमाशा जो है ये वैसे तो महाराष्ट्र क्षेत्र का लोक नाट्य है और अपने जयपुर के जो महाराजा प्रताप सिंह थे वो महाराष्ट्र से एक तमाशा कलाकार हैं बंशीधर भट्ट जी, उनको अपने साथ जयपुर ले आए थे और बाद में गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट और वासुदेव जी भट्ट जो हैं वो इसके मुख्य कलाकार यहाँ पर रहे हैं। तो अपने को इन कलाकारों का नाम ध्यान रखना है कि तमाशा के कलाकार कौन कौन हैं। बंशीधर भट्ट, इनको तो महाराज प्रताप सिंह लेके आए थे महाराष्ट्र से और उसके बाद यहाँ पर गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट और वासुदेव भट्ट जो हैं वो तमाशा के मुख्य कलाकार रहे हैं। अच्छा, विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि तमाशा जो लोक नाट्य है इसका प्रदर्शन खुले मैदान में होता है और वो खुला मैदान जो होता है वो अखाड़ा कहलाता है। तमाशा का मंचन जहाँ पर होता है खुले मैदान में वो क्या कहलाता है? अखाड़ा। और इसमें महिला और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं और एक बहुत ही विख्यात नृत्यांगना है अपने गौहर जान, वो भी तमाशा लोक नाट्य के साथ जुड़ी हुई हैं, इसके नाट्य में वो हिस्सा लेती हैं। तो ये हो गया तमाशा लोक नाट्य। इसके बाद हम देखेंगे गवरी। गवरी देखिए एक लोक नृत्य भी है और एक लोक नाट्य भी है, तो हम यहाँ पर लोक नाट्य देखेंगे ना कि लोक नृत्य। गवरी जो लोक नाट्य है इसका जो मंचन किया जाता है, इसका जो इसमें जो अभिनय किया जाता है वो भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। महिलाएं इसके प्रदर्शन में, इस नाटक में हिस्सा नहीं लेती हैं। गवरी के बारे में विशेष बात यह है कि इसका प्रदर्शन दिन में किया जाता है और ये अपने जो भी राजस्थान में जितने भी लोक नाट्य हैं उसमें सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। सबसे प्राचीन होने के कारण इसे लोक नाट्यों का मेरु कहा जाता है। मेरु मतलब जो सबसे खास होता है, सबसे विशेष है। और गवरी में जो लोक नाट्य है इसमें भी शिव जी और पार्वती जी का ही मुख्य किरदार होते हैं, उनके किरदार निभाए जाते हैं और शिव और भस्मासुर की कथा पे आधारित होता है ये गवरी लोक नाट्य।
गौरी का शाब्दिक अर्थ ही, गौरी का मतलब माँ पार्वती होती है और माँ पार्वती को राई के नाम से भी पुकारा जाता है। गौरी जो लोक नाट्य होता है उसमें राई जो है वो कौन है, वो माँ पार्वती हैं गौरी। और शिवजी को पुरिया, बुढ़िया या राई बुढ़िया के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि राई या राई बुढ़िया, पुरिया, ये नाम कौन से लोक नाट्य के साथ संबंधित हैं। तो ये गौरी लोक नाट्य से संबंधित हैं। ये हम देख चुके हैं कि गौरी लोक नाट्य में शिव और भस्मासुर की कथा जो है उस पर ये लोक नाट्य आधारित है। और भानु भारती ने इस लोक नाट्य के माध्यम से अपना एक उनका नाटक था पशु गायत्री, उसको काफ़ी लोकप्रियता दिलाई है। गौरी लोक नाट्य में बात एक विशेष ये ध्यान रखने की है कि इसका जो सूत्रधार होता है वो कुटकुड़िया कहलाता है। गौरी का जो सूत्रधार होता है वो क्या कहलाता है, कुटकुड़िया कहलाता है। और ख्याल का जो सूत्रधार होता है वो क्या कहलाता है, हलकारा। और कन्हैया ख्याल का जो सूत्रधार होता है वो मेड़िया कहलाता है। तो ये तीन बातें अपने को विशेष रूप से ध्यान रखनी है सूत्रधार के संदर्भ में, हलकारा, मेड़िया और कुटकुड़िया। कुटकुड़िया जो सूत्रधार है वो गौरी लोक नाट्य का होता है। अच्छा, बीच बीच में इसमें क्या होता है, नाटक के बीच में एक थोड़े थोड़े समय के पश्चात मनोरंजन करने के लिए एक जोकर आता है। तो उस जोकर को क्या कहते हैं, झटपटिया। क्या कहते हैं उस जोकर को, झटपटिया। गौरी लोक नाट्य जो है वो लगभग 40 दिन चलता है, इसलिए कहा जाता है कि ये 1.25 महीने चलने वाला लोक नाट्य है। इस नाटक के दौरान छोटे छोटे लघु नाट्य भी किए जाते हैं जिनके नाम है गोपा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मियावड़ और नाहर। ये जो लघु नाट्य हैं ये भी गौरी लोक नाट्य के साथ ही जुड़े हुए हैं। और गौरी लोक नाट्य जो है ये रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू हो जाता है। और पहले भीलों की जो कुल देवी हैं खेड़ा देवी, उनसे आज्ञा प्राप्त करके और फिर ये लोक नाट्य शुरू किया जाता है। तो गौरी लोक नाट्य के संबंध में हमें ध्यान रखना है, एक तो भील पुरुष इसका मंचन करते हैं, इसमें प्रदर्शन करते हैं और ये दिन में किया जाता है। और सबसे प्राचीन नाट्य है ये अपने राजस्थान का, इसलिए इसको लोक नाट्यों का मेरू कहते हैं। राई, पुरिया, बुढ़िया, कुटकुड़िया, झटपटिया, ये सारी बातें अपने को इसके संदर्भ में ध्यान रखनी है। और ये कौन सी देवी से आज्ञा प्राप्त करके शुरू होता है, खेड़ा देवी से आज्ञा प्राप्त करके इस लोक नाट्य का प्रदर्शन किया जाता है। अगला जो लोक नाट्य हम देखेंगे वो है रम्मत। रम्मत का मतलब भी खेल ही होता है। जैसे ख्याल का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया था कि खेल होता है, वैसे ही रम्मत का मतलब भी खेल ही होता है। ये विशेष रूप से होली के अवसर पर किया जाता है बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में। बीकानेर में तो ये होली पर ही किया जाता है और जैसलमेर में होली के साथ साथ सावन महीने में भी किया जाता है। और विशेष रूप से जो पुष्करणा ब्राह्मण हैं उनका नाट्य कहा जाता है रम्मत को, क्योंकि इसमें जो कलाकार होते हैं वो पुष्करणा ब्राह्मण ही होते हैं। जैसलमेर में एक तेज कवि हुए हैं जिन्होंने कि इस रम्मत के नाटक के लिए अपनी एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था श्री कृष्ण कंपनी। तो श्री कृष्ण कंपनी तेज कवि ने बनाई थी रम्मत नाट्य के लिए। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है तेज कवि ने जिसका नाम है स्वतंत्र बावनी, जिसमें आज़ादी पर 52 दोहे लिखे गए हैं। और ये स्वतंत्र बावनी नामक पुस्तक जो है ये तेज कवि ने 1943 में गांधी जी को भेंट की थी जब वो जेल में थे। तो जेल में रहते हुए गांधी जी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी तेज कवि ने। बीकानेर में पाटा संस्कृति का संबंध भी किससे है, रम्मत से है, क्योंकि यहाँ जो ब्राह्मण हैं वो क्या करते हैं अपने घरों के आगे पाटा लगा के और फिर ये रम्मत खेलते हैं। तो इसलिए ये कई बार पूछ लिया जाता है कि बीकानेर की पाटा संस्कृति का संबंध कौन से लोक नाट्य के साथ है, तो ये रम्मत के साथ इसका संबंध है। अच्छा, रम्मत जब शुरू होती है तो शुरू में रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं।
वैसे जो भी पूजा पाठ या और कोई लोक नाट्य होते हैं तो उसमें पहले गणेश जी की वंदना की जाती है। हालांकि गणेश जी की वंदना रम्मत में भी होती है, लेकिन शुरुआत में रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। और जो इसमें गीत गाए जाते हैं रम्मत के दौरान वो हैं चौमासा, लावणी। चौमासा जो है वो बरसात के समय में, जो 4 महीने होते हैं बरसात के, उसमें जो गाए जाने वाले गीत होते हैं वो अपने राजस्थान में चौमासा कहलाते हैं। तो वो चौमासा रम्मत में भी गाए जाते हैं। और देवताओं के जो गीत होते हैं वो लावणी कहलाते हैं। तो रामदेव जी के भजन, चौमासा, लावणी और गणपति वंदना, ये सारे जो गीत हैं ये रम्मत के दौरान गाए जाते हैं। अच्छा, ये भी अपने को ध्यान रखना है कि होली के दिन जो ये पुष्करना ब्राह्मण नाट्य, ये जो लोक नाट्य करते हैं, इस लोक नाट्य के दौरान वो फुटबॉल खेलते हैं। तो उस फुटबॉल को फागणिया फुटबॉल कहते हैं और इसमें मुखौटे लगाए जाते हैं। जैसे जो भी अपने फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियाँ वगैरह होती हैं या जो भी कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व होते हैं, पूरे विश्व के जो भी विख्यात लोग हैं, उनके मुखौटे लगा करके ये फुटबॉल खेला जाता है। अच्छा, रम्मत के भाग हैं जैसे अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, चोबेल नौटंकी, जमनादास, हेड़ाऊ मेरी, ये सारे जो भाग हैं, ये सारी जो कहानियाँ हैं, ये रम्मत के भाग हैं। रम्मत के जो मुख्य कलाकार हैं ये सारे महाराज हैं, जैसे फागू महाराज, सुआ महाराज, तुलसीदास जी, मणिराम व्यास। तो ये सब कलाकार कौन से लोकनाट्य से संबंधित हैं? रम्मत से। अच्छा, रम्मत के बाद में अगला जो लोकनाट्य हम देखेंगे ये है भवाई। भवाई लोकनाट्य जो है वो विशेष रूप से उदयपुर संभाग से संबंधित है। उदयपुर संभाग में भवाई का नाट्य किया जाता है और इस लोकनाट्य की शुरुआत करने का जो श्रेय है वो बाघ जी को दिया जाता है। बाघ जी नाम के कलाकार थे, वो भवाई का नाटक शुरू करते हैं। और इनके साथ में शांता गांधी का नाम भी भवाई लोकनाट्य के साथ जुड़ा हुआ है। इस लोकनाट्य के माध्यम से शांता गांधी ने अपना एक नाटक था जसमल ओडण, उस नाटक को अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता दिलाई। इसमें जो इस लोकनाट्य में जो महिला कलाकार होती हैं वो सगी जी और जो पुरुष कलाकार होते हैं वो सगा जी। तो सगा जी और सगी जी जो कलाकार हैं ये किस लोकनाट्य से संबंधित हैं? ये भवाई लोकनाट्य से संबंधित हैं। और इस लोकनाट्य की एक विशेष बात ये है कि इसमें कलाकार कभी भी अपना खुद का परिचय नहीं देते हैं। तो ये है भवाई लोकनाट्य। भवाई लोकनाट्य के बाद में हम देखेंगे स्वांग। स्वांग जो लोकनाट्य है ये हम सब जानते हैं कि बहरूपिया कला है। इसमें अलग अलग जो कोई देवी देवता हैं या कोई विख्यात व्यक्तित्व हैं उनका स्वांग धरा जाता है, यानी कि उनका रूप बनाया जाता है। और इसके मुख्य कलाकार जो हैं वो परशुराम जी हैं। और परशुराम जी के बाद जानकी लाल भांड जो हैं उन्होंने काफ़ी इस कला को आगे लेकर के ये गए और काफ़ी ख्याति दिलाई। जानकी लाल भांड को मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। स्वांग लोकनाट्य के बाद में अगला जो लोकनाट्य है वो है चार बेत। चार बेत जो लोकनाट्य है ये अफ़गानिस्तान में मूल रूप से शुरू हुआ था और पश्तो भाषा में ये लोकनाट्य किया जाता है, ये नाटक किया जाता है। बाद में टोंक में इसे लेकर के आने का श्रेय जाता है फैज़ुल्ला खां को। किसको जाता है टोंक में लेकर के आने का श्रेय? फैज़ुल्ला खान को। फैज़ुल्ला खान के बाद में करीम खान ने भी इसे लोकप्रिय बनाया और इसे स्थानीय भाषा में उन्होंने इसका चार बेत का मंचन करना शुरू किया। चार बेत जो लोकनाट्य है इसमें डफ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो चार बेत के संदर्भ में हमें ध्यान रखना है टोंक, फैज़ुल्ला खान और करीम खां निहंग। करीम खां निहंग ने इसे स्थानीय भाषा में लोकप्रिय बनाया था। रामलीला के बारे में हम सभी को पता ही है। भगवान राम की जो जीवन चरित्र है उसका पूरा मंचन किया जाता है बचपन से लेकर के, और उनका वनवास, फिर वापस अयोध्या लौट के आना, रावण वध, ये सारी चीज़ें हम रामलीला में देखते हैं। रामलीला जो है वो बिसाऊ की इसलिए विख्यात है क्योंकि वहाँ पर मूक रामलीला होती है।
तो मूक रामलीला प्रसिद्ध है बिसाऊ की। इसके साथ ही बारा में जो अटरू क्षेत्र है वहाँ पर भी रामलीला जो है वो विशेष इस कारण से बन जाती है क्योंकि यहाँ जो धनुष होता है, जो परशुराम जी का धनुष होता है जिसे राम जी तोड़ते हैं, लेकिन अटरू में धनुष को राम जी नहीं तोड़ते बल्कि जनता तोड़ती है। तो इसलिए ये अटरू की जो रामलीला है वो प्रसिद्ध है। और पाटुंदा क्षेत्र जो है कोटा का, वहाँ की रामलीला भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके साथ ही अपने भरतपुर में जो रामलीला होती है वो वेंकटेश रामलीला होती है। तो ये बातें अपने को रामलीला के संबंध में, ये कुछ क्षेत्र हैं, इनको ध्यान रखना है, बिसाऊ, अटरू, पाटुंदा और भरतपुर। रामलीला के बाद में है रासलीला। रासलीला भरतपुर का कामा क्षेत्र और फुलेरा, इसके साथ ही हरदोई, गुढ़ा, आसलपुर आदि क्षेत्रों की रासलीला प्रसिद्ध है। और एक कलाकार जो कि इस लोक नाट्य के साथ जुड़े हुए हैं, वो जो नाम हमें ध्यान रखना है ये हैं शिवलाल कुमावत। तो शिवलाल कुमावत को हमें रासलीला के संदर्भ में ध्यान रखना है। अगली जो लोक नाट्य है वो है सनकादिक लीला। सनकादिक लीला घोसुंडा और बस्सी, दो क्षेत्र अपने को ध्यान रखने हैं। दोनों ही क्षेत्र चित्तौड़गढ़ ज़िले के हैं, लेकिन घोसुंडा में जो सनकादिक लीला होती है वो राधा कृष्ण के नाट्य होते हैं, उनकी कहानी पर आधारित है और ये आश्विन मास में इसका प्रदर्शन किया जाता है। और बस्सी में जो सनकादिक लीला होती है वो ब्रह्मा विष्णु इनकी कहानियों पर, इनकी कथाओं पर आधारित है और ये कार्तिक मास में होती है। तो घोसुंडा में आश्विन मास में और बस्सी में कार्तिक मास में इस सनकादिक लीला का प्रदर्शन किया जाता है। अगली है भख्योर की गणगौर। भख्योर की गणगौर जो है ये वैशाख शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी को इसका प्रदर्शन किया जाता है। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं और महिलाएं जो होती हैं वो गौर और ईसर जो हैं उनको अपने सिर पर रख कर के नाचती हैं। गौर यानी कि पार्वती जी और ईसर यानी शिव जी। तो इनकी जो मूर्तियाँ होती हैं उनको वो सिर पर रख कर के और नृत्य का प्रदर्शन करती हैं। साथ ही पुरुष जो हैं वो तलवारबाजी का प्रदर्शन इसके दौरान करते हैं। तो ये हमने लगभग राजस्थान में जो लोक नाट्यों का प्रदर्शन किया जाता है उन सब के बारे में हम देख चुके हैं, जैसे भख्योर की गणगौर, सनकादिक लीला, रासलीला, रामलीला, चार बेंत, स्वांग, भवाई, रम्मत, गवरी, तमाशा, नौटंकी और ख्याल। ख्याल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र हैं, सबसे ज़्यादा प्रकार भी ख्याल के ही हैं। तो इनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और परीक्षा के संदर्भ में भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये जो जानकारी थी लोक नाट्यों के संदर्भ में ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।